गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनिल सक्रवाल और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं फिजिक्स क्लासेस में। हम आज डे सेकेंड है और डे सेकेंड में बात करेंगे आगे से। कल डे फर्स्ट में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट चैप्टर जो है 12th का वो शुरू किया था, आज उसी को आगे से लेंगे। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, जिससे इस पूरे वीडियो में जितनी भी बातें हैं वो सारी आपको समझ आ जाए और उसको फिर आप रिवाइज जरूर करेंगे। 1 घंटा पढ़ने के बाद कम से कम 2 घंटे आपको इसको देने पड़ेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये क्लियर हो पाएंगे। इसलिए रिवाइज जो भी पढ़ रहे हो उसको रिवाइज जरूर करें। तो आगे पढ़ते हैं। जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। अब शुरू करते हैं क्लास आगे। कल हमने इसमें आवेशों के बारे में पढ़ लिया था, आवेशों के गुणधर्म पढ़ लिए थे और इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़ लिया था। आज इससे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं इसमें कूलाम का नियम। कूलॉम्स लॉ। कूलाम का नियम क्या है? दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल के बारे में। यहाँ हम शुरू से जब चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है यानी स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, स्थिर आवेशों के बारे में। तो कूलाम ने क्या किया, एक नियम दिया दो आवेशों के बारे में कि अगर दो आवेश स्थिर आवेश है Q1 और Q2 एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, तो दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं। इस बल के बारे में बताया कि इस बल का मान कितना होगा। ये मान दो बातों पर निर्भर करते हैं। यहाँ पर जो आवेश है वो Q1 और Q2 है, इनके बीच की दूरी R है। तो यहाँ कूलाम के अनुसार बल का जो मान है वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कल भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि बल कोई भी हो वो हमेशा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। यहाँ पार्टिकल्स कौन से हैं? यहाँ चार्ज है तो Q1 और Q2 इनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब दोनों को एक साथ लिखें तो ये लिख सकते हैं F समीकरण 1 व 2 से F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ देखिए तो ये F समानुपाती इसके सामने लिखा है, यहाँ पर भी वही बात है, यहाँ व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर, यहाँ पर भी वही है। यहाँ नियतांक लेते हैं किसको? वो लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अभी से बात करेंगे आगे क्या वैल्यूज है ये। यहाँ सबसे पहली बात तो ये आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को K भी लिख देते हैं, K कैपिटल K। ये है क्या? ये एक नियतांक है और इसमें 4 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है 22/7 3.14 और एप्सिलॉन नॉट जो है वो भी कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? यहाँ एक बात तो यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पूरी जो वैल्यू है वो K के बराबर है, इसको K से लिख देते हैं, K से। और इसका जो मान होता है वो होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। ये बात आप याद रखिए, 9 गुणा 10 की पावर 9, क्योंकि इसका हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं आगे। अब इसका मात्रक देख लें तो इसकी जगह K रखेंगे हम, तो K का मात्रक क्या आएगा? जिसका मात्रक निकालना है, जैसे या तो याद रखें, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। जिसका मात्रक निकालना है, जैसे विमाओं को सोल्व किया था वैसे मात्रकों को सोल्व किया जाता है। K का निकालना तो K यहाँ है, इसके अलावा जो वैल्यूज है उनको LHS में ले आओ, R स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q1 Q2 डिवाइड में चला जाएगा। तो F का मात्रक क्या आएगा? न्यूटन, R स्क्वायर मीटर स्क्वायर भाग में Q1 गुणा Q2 आएगा, तो कूलाम गुणा कूलाम, ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। अब इसके अंदर एक बात और है, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो है इसका मान होता है 8.854 गुणा 10 की पावर -12 और इसका मात्रक निकालेंगे तो ये आएगा। एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आओ, इसका मात्रक निकालना है, F को इधर ले आओ। 4 और पाई कांस्टेंट नंबर है, इसका कोई मात्रक होता नहीं है, इसलिए Q1 Q2 का मात्रक वही कूलाम स्क्वायर, यानी इसका अपोजिट आ गया कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। बोर्ड एग्जाम में मात्रक भी पूछ लिए जाते हैं, एक नंबर में जो 1 से 13 क्वेश्चन आते हैं वो एक नंबर के आते हैं, उनमें कोई ना कोई मात्रक के बाद पूछ लिया जाता है। तो यहाँ ये वैल्यू आ गई। इसे कहते क्या है? एप्सिलॉन नॉट जो है इसे कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता इंग्लिश में इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम
परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब देखो वापिस ये आते हैं समीकरण नंबर 3। इसके अंदर ये टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये कभी भी नहीं पूछा जाता कि कूलाम का नियम क्या है और इसको सिद्ध करके दिखाओ, ये ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता क्योंकि ये सामान्य बात है। जैसे 11वीं में गुरुत्वाकर्षण का नियम आता है, वो दो कणों के लिए द्रव्यमान के लिए होता है M1 और M2 कि दो पिंडों के मध्य, दो बॉडीज के मध्य जो फोर्स लगता है वो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वैसे ही सेम यहाँ पर भी यही बात है, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसलिए कॉमन नियम है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसके अंदर ये जो फॉर्मूला है इसका हम बहुत जगह यूज करेंगे। न्यूमेरिकल पोर्शन जो इसमें से आता है उसमें इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसमें इसका यूज करेंगे। दूसरी बात, ये क्वेश्चन भी आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में कि एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता का मान लिखिए, तो आपको ये मान याद होना चाहिए क्योंकि ये कहीं पर भी इसके बाद कहीं पर भी यूज नहीं होगा। जहां पर भी हम यूज करेंगे तो यहाँ के यूज करेंगे, के का मान होता है 9 × 10 की पावर 9, तो कहीं ये यूज नहीं होगा तो इसलिए अपने इसको रिपीट नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। इसलिए आप इसको ध्यान रखें, ये वैल्यू भी पूछी जा चुकी है एग्जाम के अंदर। ओनली निर्वात की विद्युतशीलता का मान लिखिए, केवल इतना ही पूछा गया था 1 नंबर में। तो अपने ये डिजिट भी पता होनी चाहिए क्योंकि ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर कोई वैल्यू अगर पूछ रहे हैं तो वो ऐसे ही पूछ रहे हैं जिसका यूज नहीं होता, क्योंकि जो यूज जैसे इसका यूज करेंगे हम, इसका यूज तो 20 बार कर लेंगे तो ये वैसे ही पता ये याद हो जाएगी कि के का मान 9 × 10 की पावर 9 होता है। लेकिन इसका यूज नहीं करेंगे तो इसको भूलने की संभावना ज्यादा है, इसलिए आप ध्यान रखें डायरेक्ट ये वैल्यू पूछ ली जाती है। दूसरी बात, एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता मतलब है निर्वात में अगर आवेशों को रखा जाए तो वो एक दूसरे को कितना प्रभावित करेंगे वो उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर निर्वात की जगह माध्यम हो जाए तो माध्यम की जो विद्युतशीलता है उसका प्रभाव कितना है, वहां माध्यम कौन सा है, उस पर भी ये डिपेंड करेगा। तो समीकरण 3 को शॉर्ट में हम ये लिख सकते हैं, समीकरण 3 से ये लिख सकते हैं F = K Q1 Q2 अपॉन R²। अब इसकी देखो परिभाषा लिखना चाहें तो हम इसमें ये लिख सकते हैं कि कूलाम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये है कूलाम का नियम। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इससे संबंधित 1-2 बातें और है जो सिलेबस में दे रखी है, हम उनको डिस्कस करेंगे, वो भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसके इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो इस कूलाम के नियम के बाद में स्टार्ट होगा। इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो आता है इसके न्यूमेरिकल पार्ट से, जिसको हम आगे सोल्व करेंगे। अब आती है बात पराविद्युतांक को सोल्व करेंगे हम इसके बाद। पराविद्युतांक इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पराविद्युतांक क्या होता है? अगर कोई दो आवेश हैं जिनके मान Q1 Q2 है, उनको निर्वात में रख दिया जाए, निर्वात का मतलब वहां कोई भी माध्यम नहीं है, और उन्हीं आवेशों को उसी दूरी पर किसी और माध्यम में रख दिया जाए, जल में रख दिया जाए, कोई और मेटेलिक पार्ट है उसके अंदर रख दिया जाए, तो उसमें क्या होगा, इस बल का मान बदल जाएगा। उन दोनों बलों के अनुपात को कहते हैं पराविद्युतांक। ठीक है, और इसे डिफाइन करें तो इसे भी K से लिख देते हैं, या दूसरा इसको इस तरह से लिखते हैं एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R क्यों लिखते हैं वो हम आगे इसमें आ जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हुई, आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं F0/Fm, ये लिख सकते हैं हम इसे। 0 का मतलब जीरो मीडियम, जीरो मीडियम मतलब कोई माध्यम नहीं है, कोई माध्यम नहीं है मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, निर्वात। और दूसरा, कोई भी माध्यम उपस्थित है, कोई मीडियम है, तो उसके लिए वहां क्या होगा, उसके जो बल है उसका मान बदल जाएगा। तो अगर निर्वात है तो हम क्या लगा देंगे, निर्वात की विद्युतशीलता, और माध्यम होता है तो माध्यम की विद्युतशीलता को लिख देते हैं एप्सिलॉन m। एप्सिलॉन m का मतलब है कि माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, तो ये माध्यम पे डिपेंड करेगा कौन सा माध्यम है, उसके लिए वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट है। जैसे ये निर्वात के लिए कांस्टेंट है, वैसे ये सभी माध्यमों के लिए अलग अलग कांस्टेंट है। अब इसको सोल्व करें, एक परिभाषा तो ये आ गई, डेफिनेशन यहां से ये परिभाषा पूछ ली जाती है। ये परिभाषा यहां से अगर परिभाषित करना हो तो इसकी परिभाषा क्या आ गई,
किन्हीं दो आवेशों को r दूरी पर निर्वात में रखने पर उनमें उनके मध्य लगने वाले बल तथा उन्हीं आवेशों को किसी अन्य माध्यम में रखने पर उनके मध्य लगने वाले बल के अनुपात को पराविद्युतांक या सापेक्ष विद्युतशीलता, सापेक्ष विद्युतशीलता मतलब है दोनों की हम तुलना करेंगे, इसलिए इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, ये क्या है, निर्वात की है, आर का मतलब रिलेटिव, आपेक्षिक कह दो या सापेक्ष विद्युतशीलता कह देते हैं इसे। अब देखो यहां दोनों मान रख दें, यहां क्या आएगा, एफ नोट इज इक्वल टू, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एक बात हमें ध्यान रखनी कि हमें यहाँ केवल एक ही चीज बदलनी है, वो माध्यम। पहले निर्वात है यानी कोई माध्यम नहीं है, बाद में कोई भी अन्य माध्यम हो सकता है। आवेशों के बारे में और दूरी के बारे में कांस्टेंट कर दिया गया है कि न तो आवेश बदल रहे नहीं दूरी बदल रही है, आवेश भी वही है, उन्हीं को उठा के दूसरे माध्यम में रखा गया है और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी वही है, उसके अंदर भी कोई चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम एफ एम लिखेंगे, एफ एम, तो केवल क्या चेंज होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, और यहाँ ये चेंज नहीं होगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ आवेश भी वही है और दूरी भी वही है। अब ये दोनों मान आप इसके अंदर रख दें, समीकरण नंबर 5 में रख दें, तो समीकरण 5 से एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू आ गया, F0 लिखेंगे तो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये FM वाली ये जो वैल्यू इसके भाग में आएगी तो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, जो हर में वैल्यू डिनोमिनेटर में है वो ऊपर चली जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन m इंटू आर स्क्वायर अपॉन 1 इंटू Q1 Q2, तो Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या हो गया, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन 0। इसीलिए क्योंकि ये क्या है, विद्युतशीलता का अनुपात हो गया, ये माध्यम की विद्युतशीलता और ये निर्वात की विद्युतशीलता, और इसलिए इसको क्या कह देते हैं, आपेक्षिक, की दोनों की तुलना हो गई, दोनों का अनुपात हो गया, इसलिए दोनों को एक दूसरे से रिलेट कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ इसी बात को एप्सिलॉन आर को ही क्या लिख देते हैं, के लिख देते हैं, ये बात ध्यान रखना, इस नियम में के अलग है, यहाँ के का मतलब अलग है। ठीक है, कांस्टेंट जो होते हैं कुछ सिंबल जो है, एक ही सिंबल को हम बहुत जगह अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, तो वहां सबका मतलब अलग अलग है। ये नहीं कि यहाँ के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी 9 गुणा 10 की घात 9 है, तो यहाँ के का मतलब ये, यहाँ के का मतलब पराविद्युतांक से है। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर को क्या लिख देते हैं, के भी लिख देते हैं, इसीलिए इसको या ऐसा भी लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन आर। अब देखो दो परिभाषा हो गई इसकी, एक परिभाषा हमने सबसे ऊपर हम लेकर चले, जब आपको डिफाइन करने के लिए परिभाषा पूछी जाती है 1 नंबर में, जब इसको डिफाइन करने के लिए कहा जाए तब चाहे तो आप इस फॉर्म में कर दो चाहे इस फॉर्म में, ये नहीं कहा जाएगा अभी आपको इसी फॉर्म में करो या विद्युतशीलता की फॉर्म में करो, ऐसा अक्सर कहा नहीं जाता। अगर पर्टिकुलरली कह दिया जाए तो फिर अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, जिस फॉर्म में कहा गया है उसी फॉर्म में अपने को बताना है। एक बात इसके अंदर ध्यान रखनी है कि जब आपने इसको फोर्स की फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं, बल की फॉर्म में, तो देखो F0 अपॉन Fm आ रहा है, यानी निर्वात में बल और माध्यम में बल का अनुपात। ऐसी चीजें इसीलिए पूछी जाती है क्योंकि हम उसके अंदर गलती करने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं, तो अगर हम उसमें उल्टा लिख देंगे Fm अपॉन F0 या डेफिनेशन लिखते समय थ्योरेटिकली उल्टा लिख देंगे तो फिर उसके अंदर 0 नंबर ही मिलेंगे, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें ऐसा नहीं है कि आधा मिल जाए 1/4 मिल जाए, जो बात पूछी है वही हमने रिवर्स लिख दी तो बिल्कुल क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू F0 अपॉन Fm, ये बात ध्यान रखना, और इसी को अगर एप्सिलॉन की फॉर्म में डिफाइन करना है तो रिवर्स हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। तो अब इसकी परिभाषा, एक और परिभाषा यहाँ से बढ़ गई, परिभाषा क्या आ गई, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन 0। क्या है ये परिभाषा, लिख सकते हैं कि किसी माध्यम में विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात पराविद्युतांक कहलाता है। तो यहां से दूसरी परिभाषा आ गई, किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा
निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात पराविद्युतांक कहलाता है। इसी तरह से इस डेफिनेशन को आप अपने आप लिख लें, हर चीज को ये नहीं है अपने देख देख के लिखें। एक बात अगर हमें समझ में आ गई तो उसी के अकॉर्डिंग अगर कोई और बात है तो उनको हम उसी के अकॉर्डिंग समझ के लिख सकते हैं। जैसे अगर हमने ये डेफिनेशन लिख ली तो दिखाई दे रहा है क्या करना है, रिवर्स करना है। विद्युतशीलता की बात कर रहे हैं तो विद्युतशीलता डिफाइन कर दिया, बल की बात कर रहे हैं तो बल की फॉर्म में डिफाइन कर देंगे और इस पे लिख देंगे कि निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल तथा उन्हीं आवेशों के मध्य किसी माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को पराविद्युतांक कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। ये पराविद्युतांक 1 नंबर में 1 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर पूछ लेते हैं। ठीक है, अब आगे इसमें सोल्व करते हैं। साथ साथ ही आप इनके नोट्स बढ़ा लेना और साथ साथ इनको रिवाइज कर लेना। इससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल आपको बुक्स में जो भी रिफ्रेशर जो इससे भी आप हेल्प लेते हैं उससे आप इनको साथ साथ रिवाइज कर लेना। अब देखो आगे इसमें एक दो बातें और है कूलाम के नियम में कि कूलाम का नियम किससे संबंधित है, बल से संबंधित है। और बल एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। सदिश राशि है तो इसका मतलब उसके अंदर डायरेक्शन भी है। यहाँ हमने डायरेक्शन की बात नहीं करी, इसका मतलब हमने केवल परिमाण लिया, मैग्नीट्यूड लिया। इसका मैग्नीट्यूड लिया है तो न्यूमेरिकल जब सोल्व करेंगे तो वहां डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ न्यूमेरिकल ऐसे वहां डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, मैक्सिमम में डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो वहां अगर वैल्यू दे रखी है तो वैल्यू पुट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, सोल्व कर लो इसको, वो इसका रिजल्ट आ गया। लेकिन अगर इसको डायरेक्शन फॉर्म में डिफाइन करना हो तो हमें पता बल सदिश राशि है तो बल की दिशा भी इसके अंदर शो कर देंगे। बल की दिशा शो करने के लिए हम पहले पढ़ चुके हैं इकाई सदिश। इकाई सदिश, इकाई सदिश जो है वो क्या होता है, उसका मान इकाई होता है और वो दिशा को व्यक्त करता है। और ये जो बातें इकाई सदिश से संबंधित वो 11th क्लास की है और उसका जो लेक्चर है वो भी YouTube पे अपलोड कर दिया गया है। किसी को कंफ्यूजन है तो आप YouTube पे इसी चैनल पे जाके और उसमें एक लेक्चर है 11th का, उसको आप देख सकते हो। जो यूनिट वेक्टर उसमें लिखा हुआ है यूनिट वेक्टर से रिलेटेड, तो उसमें आप चेक कर लें, उसको थोड़ा रिवाइज कर लें अगर दिक्कत है तो। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ आर कैप लगा देंगे तो वो क्या बता देगा, वो उसका यूनिट वेक्टर बता देगा और वो उसका सदिश रूप हो देगा। तो लिख लेते हैं अपने कूलाम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम लॉ। अब देखो सदिश रूप में हम ये बातें लिखनी है हमें वापस, ठीक है, लेकिन क्या कर देंगे, डायरेक्शन शो कर देंगे बस। तो वही बात फिर हम दोबारा मान के चल रहे हैं, Q1 और ये है Q2, दो आवेश है, इनके बीच की दूरी क्या है, R1 है। अब देखो दो आवेश समान प्रकृति के तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, विपरीत प्रकृति के तो आकर्षण बल लगेगा। यानी Q1 आवेश उस पर भी बल लगाएगा, Q2 पे, वो उसकी प्रकृति पे डिपेंड करेगा। उस पे बल लगा रहा मतलब उसकी डायरेक्शन उसकी तरफ है, उस पे बल लगा रहा है कि अगर बल लगाएगा तो अगर दोनों अपोजिट है तो उसको बल लगा के खींच लाएगा, और अगर दोनों सेम है तो क्या होगा, बल लगा के उसको दूसरी तरफ रिपेल कर देगा, प्रतिकर्षित कर देगा। लेकिन दोनों स्थितियों में क्या हो रहा है, बल उस आवेश पे लग रहा है। इसी तरह से Q2 जो आवेश है वो किस पे बल लगा रहा है, वो Q1 पे बल लगा रहा है। यानी Q1 अगर अपोजिट चार्ज है तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, और सेम चार्ज है तो इसको रिपेल कर देगा। तो Q1 के द्वारा लगाए गए बल की डायरेक्शन तो किधर होगी, Q2 के द्वारा Q1 की तरफ, और Q1 के द्वारा लगाए गए बल की डायरेक्शन किधर होगी, Q2 की तरफ। तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं। इसकी एक बात आप समझ लेना थोड़ा सा ध्यान से, एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है भी, लेकिन फिर भी इसमें सिलेबस में दे रखा है इसलिए हम इसको थोड़ा सा सोल्व कर रहे हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन डायरेक्शन कैसे यूज करनी है वो आप इसमें देखना। न्यूमेरिकल में एक दो न्यूमेरिकल सिलेबस में भी है ऐसे जिनमें यूज होगी ये बात। तो देखो Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल माना F12 है। यानी Q1 किधर बल लगाएगा,
इधर लगाएगा Q2 की तरफ, या कहते हैं इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी F12। 12 मतलब 1 के द्वारा 2 पर लगाया गया बल, Q1 और Q2 मान रखा है, तो 1 2 पर लगा रहा है इसलिए इसको लिख दिया 1 2। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन शो करनी है, तो अब इसमें क्या कर देंगे, वेक्टर लगा देंगे और कुछ नहीं करना, बस बात वही है। क्या रहेगा मान, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब देखो ये आएगा r कैप, तो बल तो उधर से भी लग रहा है, इसलिए इसको भी हम इस तरह से शो करेंगे, इस तरह से 2 पे लग रहा है बल, किसके द्वारा, 1 के द्वारा, इसलिए हमने इसको 1 2 ले लिया। अब इसकी डायरेक्शन किधर है, 2 की तरफ है, बल की डायरेक्शन किधर है, 2 की तरफ, इसलिए इसको लिख देंगे 2 की तरफ है तो 2 1, यानी 1 से 2 की तरफ। तो बल को तो व्यक्त कर दिया, 1 से 2 की तरफ है तो 1 2, ये केवल लिखने का तरीका है, एज्यूम किया। इसको अलग ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं कि ए बी है, तो ए के द्वारा बी पे बल लग रहा है तो एफ ए बी हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 की तरफ इसकी डायरेक्शन है, इसलिए 2 को पहले लिख दिया। तो इसके अंदर बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ क्या है, 1 2 का मतलब 1 द्वारा 2 पर लगाया गया बल, और 2 1 का मतलब आर कैप में उल्टा ले रहे हैं, तो उल्टा लेने का मतलब क्या है, 2 पर बल लग रहा है, यानी डायरेक्शन 2 की तरफ है, इसीलिए हमने 2 को पहले लिख दिया। ये आ गई समीकरण नंबर 1। अब दूसरी बात, इसी तरह से Q2 द्वारा Q1 पर लगाया बल, ये हो जाएगा F21। ये बात अगर पता चल गई, समझ में आ गई, तो इस बात में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसका रिवर्स लिख रहे हैं। अब 2 के द्वारा ये भी तो इधर बल लगा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। ठीक है, ये इधर बल लगा रहा है और ये इधर बल लगा रहा है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, Q1 की तरफ। अब देखो, जब Q1 Q2 पे बल लगा रहा है तो भी बीच की दूरी यही है, Q2 Q1 पे लगा रहा है तो भी बीच की दूरी यही है, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। Q1 Q2 पे लगा रहा है तो Q1 गुणा Q2, और Q2 Q1 पे लगा रहा है तो Q2 गुणा Q1। तो गुणा में 2 गुणा 3 लिखो या 3 गुणा 2 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ परिमाण में कोई अंतर नहीं आएगा। इसलिए न्यूमेरिकल्स के लिए आपको केवल ये बात ध्यान रखनी है, क्वेश्चन 3 कि F = k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होता है, इसका हम सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं। बाकी इनमें से पराविद्युतांक की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, एप्सिलॉन का वैल्यू इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा इनमें से कोई आपको कभी नहीं कहा जाएगा कि कूलॉम का नियम लिखिए या इसका सदिश रूप लिखिए, ऐसा कभी भी नहीं पूछा जाता है। अब इसको लिखें, इसका उल्टा लिखें, क्योंकि इसकी डायरेक्शन किधर है, 1 की तरफ है, तो ये हो जाएगा R12 कैप। ये आ गई समीकरण नंबर 2। अब देखो इसमें समीकरण 1 और 2 से देखें तो मान तो क्या है, बराबर है, यहाँ भी k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर और यहाँ भी k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, यानी F12 की डायरेक्शन तो किधर है, इधर है, F21 की डायरेक्शन किधर है, इधर है, इसलिए दोनों मान तो बराबर है लेकिन दिशा में विपरीत है, और विपरीत दिशा को माइनस के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 और 2 से ये लिख सकते हैं F12 वेक्टर इज इक्वल टू F21, बराबर तो है ये मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में बराबर नहीं है, इसलिए हम क्या लगा देंगे, इसमें माइनस लगा देंगे। और ये माइनस क्या बता रहे हैं, ये विपरीत दिशा को बता रहे हैं। ऐसी बात बलों के बारे में पढ़ते हैं न्यूटन के 3rd लॉ में, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, कि जितना एक्शन होता है किसी भी बॉडी पर उतना ही वो बॉडी क्या करती है, अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन करती है। तो एक बात ये पूछ ले सकते हैं इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में, जो 1 नंबर की क्वेश्चन है वो लाइन टू लाइन कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, उनके लिए अपने को हर बात पता होनी चाहिए और समझ में आई होनी चाहिए, क्योंकि उनमें लैंग्वेज भी थोड़ी घुमा दी जाती है। तो यहाँ ये क्वेश्चन बनता है इसके अंदर कि कूलॉम का नियम किस नियम की व्याख्या करते हैं, तो अगर ऑप्शन में कंपटीशन में आते हैं तो भी उनमें क्या करते हैं, उनमें किसी भी 2-4 नियमों को 4 नियमों को दे देते हैं, तो अपने को पता होना चाहिए कूलॉम का नियम न्यूटन के तीसरे नियम की व्याख्या करता है। अतः ये कह सकते हैं, अतः कूलॉम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम की
व्याख्या करता है। ये आ गई इसकी कॉमन बात है थोड़ी। अब एक पार्ट और है इसका, वो भी कूलाम के नियम का, ये सदिश रूप से संबंधित ही है, इस वेक्टर फॉर्म से संबंधित है, उसे कहते हैं स्थिति सदिश के पदों में कूलाम का नियम। फिर एक बात आएगी अध्यारोपण सिद्धांत, वो भी सामान्य बातें हैं, वो भी हम इससे संबंधित सोल्व कर ले रहे हैं अभी। साथ साथ आप इसे नोट कर लें, क्योंकि बाद में ये ध्यान नहीं रहता है। थोड़ा सा हो सकता है हम स्पीड से चल रहे हैं, तो आप थोड़ा इसको स्पीड से लिखने की कोशिश करें, और अगर आप देखते हैं तो आप फिर उसको यूट्यूब पे रोक रोक के भी थोड़ा देख सकते हैं, जहां आपको लिखने का मैटर हो वहां रोक के भी आप उसको देख के और फिर लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं स्थिति सदिश के पदों में कूलाम का नियम। इससे पहले एक बात उसको हम यहां भी यूज कर लेते हैं, ये बता देता हूं आपको एक बात और, कि ये इकाई सदिश है, और इकाई सदिश के बारे में पहले आ जाता है डिटेल से, कि इकाई सदिश को जो डिफाइन करते हैं वो इस तरह से डिफाइन करते हैं, आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर। आर सदिश और आर के परिमाण के अनुपात के रूप में परिभाषित कर सकते हैं इसे। तो अगर इस यहाँ आर कैप का मतलब क्या हुआ, आर कैप का मतलब आर वेक्टर अपॉन आर, तो इसी इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं, इस बात को भी आप नोट कर लेना। इसी इक्वेशन में F12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कैप किसके इक्वल है, आर वेक्टर अपॉन आर। तो यहाँ आर वेक्टर अपॉन आर लिखें तो वैल्यू क्या आ जाएगी, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर अपॉन आर। तो यहाँ F21 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर, मल्टीप्लाई करेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा और ये आ जाएगा आर वेक्टर। तो एक बात ये ध्यान रखना भी, इसमें कभी कभी कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं सेकंड ग्रेड वगैरह इनमें जो आते हैं, उनके अंदर ये बात ऑप्शन ऐसे दे दिया जाता है कि निम्न में से कूलाम का रूप क्या है, बाकी गलत दे देते हैं, और इसके अंदर जो सही रूप है उसके अंदर पावर 3 लगा लेते हैं। तो आपने ये देखते हैं कि पावर 2 ही होती है, इसमें तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो पावर 3 तो आ ही नहीं सकती। ऐसा नहीं है, अगर हम इस आर कैप को वेक्टर फॉर्म में शो करें तो ये किस में आ जाएगी, ये डिवाइड में पावर 3 की फॉर्म में भी इसे व्यक्त किया जा सकता है। ये बात आप इसके अंदर ध्यान रखना, ये बात हम उसमें करने वाले थे नेक्स्ट टॉपिक में, तो आप इसी में लिख लेना शॉर्ट में, बेवजह टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इसमें आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्जेस, आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत। अध्यारोपण सिद्धांत है क्या, अगर कहीं पर दो या दो से अधिक आवेश उपस्थित है, दो से अधिक आवेश उपस्थित है, तो किसी भी एक आवेश पर लगने वाले कुल बल का मान सभी के सदिश योग के बराबर होता है। अध्यारोपण का मतलब है कि बहुत से आवेश अगर रखे हुए हैं और कोई एक आवेश है उस पर बल लग रहा है, तो अपने पास तो दो ही आवेशों के लिए नियम है, तो नियम तो वहां पर भी दो ही आवेशों के लिए लगेगा, लेकिन दो दो के जोड़े हम उतने बढ़ा लेंगे जितने आवेश वहां पर उपस्थित है, और उनके अंदर ही अप्लाई कर देंगे। तो करना कुछ भी नहीं है, जितने आवेश है दो दो के ग्रुप बना के उनको क्या करना है, जोड़ना है, और सब में नियम ये लगाना है। इसको वेक्टर फॉर्म में वही बात है, वेक्टर जहां देगा वहां अपने क्या लगा देंगे, आर कैप लगा देंगे, और कुछ नहीं करना है। वेक्टर फॉर्म अगर बाई चांस पूछ भी ली जाए एग्जाम में, ताकि आती नहीं है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से जो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इस टॉपिक के बाद में शुरू होगा, विद्युत क्षेत्र से हम उसको शुरू करेंगे, उससे पहले इसके न्यूमेरिकल करेंगे कल की क्लास में, तो न्यूमेरिकल भी इसके इंपॉर्टेंट है। बाकी इनमें से ज्यादा इतनी महत्वपूर्ण बातें कुछ भी नहीं है।
अब देखो इसके अंदर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में कि हम मान लेते हैं कि कोई आवेश उपस्थित है, यहाँ Q1 है, Q2 है, Q3 है, इसी तरह से n आवेश उपस्थित है, कितने भी हो सकते हैं। यहां पर हमने कोई एक आवेश रख दिया, यहां रख दिया कोई एक आवेश Q0। ये Q0 जो है वो टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश कहते हैं इसे, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश का मतलब है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि इस पे कितना बल लगेगा, जिससे प्रयोग किया जा रहा है, परीक्षण किया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है जिसपे, वो टेस्ट चार्ज है। ये टेस्ट चार्ज है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Qn है। तो देखो इस पे कौन कौन से बल लगाएंगे, Q1 भी बल लगाएगा, Q2 भी बल लगाएगा, Q3 भी लगाएगा, Q4 भी लगाएगा, इसी तरह Q5 भी। जितने हैं मान लो 10 है तो 10 के 10 बल लगाएंगे और सभी को क्या करेंगे, अलग अलग निकाल के फिर इसको जोड़ देंगे और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। तो सबसे पहली बात तो नियम, जब हम बात कर रहे हैं इसके सिद्धांत की, तो सिद्धांत क्या है, अगर दो से अधिक आवेश कहीं उपस्थित है तो किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले कुल बल का मान वहां उपस्थित सभी आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। इसके बीच की जो दूरी है वो ये है, इसको मान लेते हैं R10। 10 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि 1 और 0 के बीच में, बाकी कुछ भी R1 R2 R3 R4 ऐसे भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए मान लेते हैं इनकी बीच की जो दूरी है वो R20 है, इनके बीच की जो दूरी है वो मान लेते हैं R30 है, इनके बीच की जो दूरी है वो मान लेते हैं Rn0 है। अब जब सदिश रूप में बात करेंगे तो फिर वही बातें आ जाएंगी सारी की सारी कि 1 0 पे बल लगा रहा है तो इसके डायरेक्शन इधर है, 0 1 पे बल लगा रहा है तो उसकी इधर है, तो दोनों एक दूसरे बराबर बल लगाएंगे तो दो बार सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हम सोल्व कर रहे हैं, उसका रिजल्ट हो जाएगा। हमें अध्यारोपण बताना है टोटल क्या होगा। तो टोटल क्या होगा, यहाँ इसके कारण जो बल लग रहे हैं वो F10 मान ले या F1 मान लो, F2 पे लग रहा है F2 मान लो, 3 पे लग रहा है F3 मान लो, इसी तरह से। तो Q0 पर कौन बल लगा रहे हैं, Q1 लगा रहे हैं, Q1 द्वारा आरोपित बल इसको मान लेते हैं F1 मान लेते हैं, F1 तो F1 है या F10 मान लो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मान लेंगे पहले। तो F1 बराबर क्या है, कि Q1 Q2 दो आवेश है, एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q0 है, तो क्या आएगा Q1 Q0 अपॉन R, क्या वैल्यू है 10, तो R10 का स्क्वायर। अगर वेक्टर होती तो फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, वेक्टर होती तो यहाँ R कैप लग जाता, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अगर कभी भी कह दे कि इसके कई फॉर्म बढ़ाए जा सकते हैं और भी फॉर्म, क्योंकि क्वेश्चन अगर बाई चांस पूछ भी लिया जाए घुमा फिरा के, तो अगर ये कह दे कि अध्यारोपण को सदिश रूप में व्यक्त करो तो सदिश रूप में हो जाएगा, यहाँ वेक्टर लगा दो, यहाँ कैप लगा दो, सदिश हो गया, ये और कुछ नहीं है उसमें। दूसरी बात, फिर Q0 पर कौन लगा रहे हैं, Q2 लगा रहे हैं, Q2 द्वारा आरोपित बल F2 हो गया, के यहाँ कौन से आवेश है Q2 और इन दो के बीच में बल लग रहे हैं तो इनके बीच की दूरी लेनी है, Q2 Q0 अपॉन R20 का स्क्वायर। इसी तरह Q3 के लिए आ जाएगा, इसी तरह से अपने मान लेते हैं Q0 पर कितने भी हो सकते हैं, तो हमने n तक मान लिए, n तक F2 इज इक्वल टू K Qn Q0 अपॉन Rn0 का स्क्वायर। अब अपने को क्या निकालना है, अध्यारोपण सिद्धांत से। अध्यारोपण सिद्धांत क्या कहते हैं कि जितने भी बल लग रहे हैं सभी को टोटल कर दो और वही क्या होगा, उस आवेश पर परिणामी बल का मान होगा। तो अध्यारोपण सिद्धांत से क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू परिणामी बल यानी कुल बल, परिणामी बल आ जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 जितने भी बल है सबको जोड़ दो लाइन से और फाइनल रिजल्ट आ जाए। तो हमने किया क्या इसके अंदर, कुछ नहीं किया, क्योंकि अब एक फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, हमने बताया उसी का बार बार हम उतनी बार रिवाइज कर लेंगे कि वो वैसे अपने आप ही नहीं चाहते हुए भी याद हो जाएगा, इसीलिए ऐसे टॉपिक नहीं पूछे जाते हैं। तो यहाँ F इज इक्वल टू इसकी वैल्यू पुट करेंगे कि Q1 Q0 अपॉन R10 स्क्वायर प्लस K
Q2 Q0 अपॉन R20 स्क्वायर प्लस K Q3 Q0 अपॉन R30 स्क्वायर प्लस डॉट 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 और लास्ट वैल्यू ले K QN Q0 अपॉन RN0 का स्क्वायर। अब सब में देखें, इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू, सब में क्या कॉमन आ रहा है, K कॉमन आ रहा है। Q0 भी सब में, क्योंकि Q0 आवेश पे लग रहा है तो वो तो एक आवेश तो कॉमन हो गया, Q0 को भी क्या करो बाहर निकाल लो। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं Q1 अपॉन R10 का स्क्वायर, Q2 अपॉन R20 का स्क्वायर, Q3 अपॉन R30 का स्क्वायर प्लस Qn अपॉन Rn0 का स्क्वायर। अब देखो इसको एक समेशन फॉर्म में व्यक्त करते हैं। ऐसी स्थितियां कई जगह आएंगी 12th के सिलेबस के अंदर, 2-3 जगह 2-4 जगह और आएगी। तो जहां पर भी ऐसी वैल्यूज आती है, बहुत लंबी इक्वेशन आ जाती है, तो उसको हम समेशन सिग्मा फॉर्म कह देते हैं, समेशन फॉर्म कह देते हैं, या टोटल फॉर्म कह देते हैं। टोटल में योग के रूप में उसको व्यक्त किया जा सकता है। उसके लिए आपको कुछ सिमिलरिटी दिखाई देगी जाएगी और उसके अनुसार हम वैल्यूज उसको एज्यूम करने हैं। जैसे पहले स्टेप में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, दूसरे में 2 आ रहा है, तीसरे में 3 आ रहा है, चौथे में 4 आ रहा है और nवें में n आ रहा है। इसका मतलब इसकी वैल्यू कहां से शुरू हो रही है, 1 से n तक शुरू हो रही है। तो हम इतने नए लिखकर सीधे लिख दे कि इसको कुछ i एज्यूम कर ले, k एज्यूम कर ले, p एज्यूम कर ले और उसको लिख दे p की वैल्यू या i की वैल्यू 1 से n तक शुरू हो जा रही है। तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं F इज इक्वल टू K Q नॉट ऐसा कैसा, और यहां लगाते हैं हम सिग्मा, और सिग्मा में लिख दे I की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है, 1 से n तक। सिग्मा का मतलब है 1 से n तक, 1 से n का मतलब 1 से अगर मान लो 2 है तो इसका मतलब ये होगा 1 से यहां जो लिखा है उतने स्टेप का जोड़ करना है, उतने पदों का योग करना है। कि अगर ये सिर्फ 1 से 3 लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं है 1 और 3, इसका मतलब है 1 प्लस 2 प्लस 3, पहले 3 पदों का योग। 1 से 4 लिख दें तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इतने स्टेप का सम करना है। तो यहाँ ये क्या देगा, यहाँ इसको एक ही स्टेप में लिख दें QI अपॉन भाग में देखो R1, जब Q1 है तो R1 है, Q2 है तो R2 है, Q3 है तो R3 है, Qn है तो Rn है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा Ri, और इसमें देखो समय 0 0 0, इसमें तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो वैल्यू क्या आ गई, ये इसका कंप्लीट फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा F इज इक्वल टू K Q नॉट सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n QI अपॉन RI0। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर अपने पास यहाँ 1 से 3 तक है तो इसका मतलब है 1 का मतलब पहला स्टेप भी लेना है और 3 का मतलब थर्ड स्टेप तक लेना है, ठीक है। सिग्मा का मतलब जोड़ करना है, तो सबके बीच में जोड़ लग जाएगा। अगर 1 से 2 होता है तो इसका मतलब पहले 2 स्टेप का सम करना है। तो जहां पर भी ऐसी वैल्यूज आती हैं वहां सिमिलरिटी को देखते हुए जो वैल्यू चेंज हो रही है जैसे जैसे उसके अकॉर्डिंग उस वैल्यू को कुछ एज्यूम कर लें। तो हमने क्या एज्यूम किया, i इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ i की वैल्यू 1 है और कहां तक है, इस समीकरण में कहां तक जा रहे हैं 1 2 3 4 5 और कहां तक जा रहे हैं n तक। इसीलिए इसको क्या मान लिया हमने, i की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक, n तक मान लिया। ये है इसका अध्यारोपण सिद्धांत। अब इसकी परिभाषा हम लिखना चाहें तो परिभाषा इसकी लिख सकते हैं। एक बात और इसके अंदर ध्यान रखें आप, क्योंकि अभी तो पहला चैप्टर ही शुरू है अपना, पूरी फिजिक्स पढ़नी है, सभी के अंदर ये कुछ चीजें कॉमन हैं, वो अगर आप शुरू से सीख लेंगे तो फिर बाद में आपको समस्या नहीं होगी, वरना हर टॉपिक में रट्टा ही मारते रहेंगे फिर आप लोग। इसलिए अपने को शुरू में कोई भी टॉपिक जब लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ कुछ सिंबल्स यूज करते हैं, और वो सिंबल्स कुछ बुक्स में जैसे यूज करते हैं उनको देख के हम लोग बता देते हैं तो हम भी वैसे यूज कर लेते हैं, या थोड़ा बहुत कहीं हम चेंज कर लेते हैं अपने अनुसार। तो आपको जो सिंबल हम यूज कर रहे हैं वो सिंबल जरूरी नहीं आप भी वो यूज करें, कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, लेकिन जो सिंबल यूज कर रहे हैं उसके बारे में वहां आप सबसे पहले लिख दें कि इसका मतलब क्या है। दूसरी बात, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे संबंधित कोई नियम है तो वो नियम लिख दें। ये 2 बातें लिखनी है आपको। तो पहली बात इसका नियम क्या है, फिर मैं रिपीट कर देता हूं, आप लिख लेना कि आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार 2 से अधिक आवेशों की उपस्थिति में किसी एक परीक्षण आवेश पर लगने वाले कुल बल का मान वहां उपस्थित सभी आवेशों के कारण लगने वाले
अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इस समीकरण को देख के आप ये बात लिख सकते हैं कि कुल बल का मान सभी बल आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। एक बात तो ये हो गई। अब बात करते हैं कि हम लोग लिखना क्या है। अब लोग ये लिखना माना यहां किसी माध्यम में Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn आवेश उपस्थित हैं। तो जो हम लेकर चल रहे हैं वो अपनी भाषा में आप उसे लिख दो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। फिर और अब क्या मान के चल रहे हैं, यहां Q0 कोई एक परीक्षण आवेश उपस्थित है जिस पर हमें परिणामी बल का मान ज्ञात करना है। यहां Q1 Q2 Q3 की दूरियां क्रमशः R10 R20 R3, आसानी से मानना चाहो तो आसानी के लिए R1 R2 R3 ये भी मान सकते हो, जीरो हटा तो कोई दिक्कत नहीं। जीरो नहीं लिखेंगे तो यहाँ भी नहीं आएगी, यहाँ भी नहीं आएगी, यहाँ भी नहीं आएगी और लास्ट में भी नहीं आएगी। यहाँ लिख रहा हूं मैं ये बात, माना यहाँ Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn आवेश उपस्थित है। एक Q0 परीक्षण आवेश है, Q0 इज अ टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश है। जिस पर परिणामी बल का मान ज्ञात करना है, जिस पर परिणामी बल का मान ज्ञात करना है। आवेशों की दूरी क्रमशः R10, आवेशों की दूरी क्रमशः R10, R20 डॉट डॉट Rn0 है। बस ये बात आपको लिखनी है इसके अंदर। तो ये ध्यान रखें आप, दो बातें सभी टॉपिक के अंदर, और कहीं पर भी आपको किसी बुक से किसी नोट से सेम रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप केवल उसको समझ के लिख लें क्या क्या वैल्यूज हम इसमें लेकर चल रहे हैं। जो भी सिंबल सभी टॉपिक के अंदर ये बात आएगी, ऐसा कोई टॉपिक नहीं आएगा जिसमें ऐसी बातें यूज नहीं करेंगे। तो शुरू से आप थोड़ा 2-4 टॉपिक में अगर करके देख लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले आपको वहां कोई भी डेफिनेशन है वो आपको वहां यूज करनी है। उसके बाद जो सिंबल्स आपने यूज किए हैं वहां उनका मतलब क्या है। जैसे इसे पिछले टॉपिक में भी यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा कि माना दो आवेश Q1 Q2 है, उनके बीच की दूरी R है, केवल इतना नाम। या जितनी बातें हैं तो इतनी बातों के बारे में आप लिखेंगे। तो आप इसे नोट कर लें और इसे करके देखें। बाकी नेक्स्ट क्लास में कल करेंगे, उसमें फिर आगे बात करें हम। तब तक आप घर पे रहें, लॉकडाउन का पालन करें, और साथ साथ इस टाइम में जो घर पे रह रहे हैं उस टाइम का आप सदुपयोग करें। और सदुपयोग करने में सबसे अच्छा तरीका है किताबों का आप पढ़ें। किताबों में पढ़ोगे तो जो अभी आपको नॉलेज किताबें देंगी वो आपको जीवन में जरूर कहीं ना कहीं काम आएगा। इसलिए आप जो भी आप इस क्लास में पढ़ते हैं, एक तो आप इस वीडियो को जो भी देखते हैं कंटिन्यू शुरू से लास्ट तक देखें, तभी आपको सारी चीज पता चलेगी। दूसरा, मैंने शुरू में भी कहा था कि इनको नोट भी कर लें साथ में, और फिर कम से कम 1 घंटे की क्लास के बाद आप 2 घंटे थोड़ा सा घर पे रिवाइज करें और उससे संबंधित कुछ पार्ट करके देखें। कल हम इनके न्यूमेरिकल संबंधित बातें करेंगे, इनसे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, फिर आगे बात करेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू।